Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So, in today's lecture, we will discuss the one topic, that is exclusion of oral or documentary evidence. So, this chapter we will try to cover in this particular lecture. तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अभी भी 70% यूज़र ऐसे हैं, व्यूवर ऐसे हैं जो मेरे चैनल पर जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, ये एक टॉपिक बच गया था भारतीय साक्ष्य अधिनियम से, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ये आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। So this chapter starts from section 94 of BSA, Bharatiya Saksha Adhiniyam. The title of section 94 is Evidence of Terms of Contracts, Grants and Other Disposition of Property Reduced to Form of Document. So when the terms of a contract or of a grant or of any other disposition of property have been reduced to the form of a document. So whether it may be a contract, whether it may be any disposition of property, if it is reduced in the form of document, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है या ऐसा कोई ग्रांट है या ऐसा कोई प्रॉपर्टी का डिस्पोजिशन है, मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है, वो सेल हो सकता है, वो मॉर्गेज हो सकता है, वो लीज हो सकता है, वो गिफ्ट हो सकता है, अगर इसको डॉक्यूमेंट के फॉर्म में अगर बनाया गया होगा तो क्या होगा? नो एविडेंस शैल बी गिवन इन प्रूफ ऑफ द टर्म्स ऑफ सच अ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट or other disposition of property or of such a matter except the document itself. So if any contract or any disposition of property is reduced in the form of document, then no other evidence is admissible before the court of law except the document itself. तो जब कभी भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो जो एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में बनाया गया हो, तो उसको, उस ट्रांसफर को या उस कॉन्ट्रैक्ट को प्रूव अगर हमको करना है तो दूसरा कोई एविडेंस कोर्ट के सामने एडमिसिबल नहीं होगा सिवाय डॉक्यूमेंट के। तो बात ध्यान में रखो, जहां पर डॉक्यूमेंट बना हुआ है तो वो डॉक्यूमेंट ही कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, तभी कोर्ट मानेगा, अदरवाइज कोर्ट विल नॉट एडमिट अदर एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स इन केस इन विच सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। तो पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, प्राइमरी एविडेंस ही देना पड़ेगा, और अगर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है, जो ग्राउंड्स है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि कौन से ग्राउंड्स है कि जिसके बेस पे सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल हो सकता है। अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो चुका है तो खोने का अगर हम प्रूफ देते हैं तो उस सिचुएशन में उसका सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल होता है। तो जब कभी भी डॉक्यूमेंट बना होगा कोई चीज का तो डॉक्यूमेंट ही पेश करना पड़ेगा, दूसरा कोई एविडेंस नहीं चलेगा। एक्सेप्शन है, देखिए उसको, सेक्शन 94 को एक्सेप्शन फर्स्ट है, व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैव acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved. So suppose if any public officer is appointed by virtue of any written document, then if he is acting as such officer, then no document is needed for the proof that he is appointed by the government. बात ध्यान में रखिए, एक पब्लिक ऑफिसर है जिसको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देकर अपॉइंट किया गया है, जिसको बोलते हैं अपॉइंटमेंट लेटर, गवर्नमेंट ने दिया है और अपॉइंटमेंट लेटर देकर उसको अपॉइंट किया है और वो एज ए ऑफिसर काम कर रहा है। सपोज मैं लेक्चरर हूं कॉलेज में, मुझे एक अपॉइंटमेंट लेटर मिला है जो डॉक्यूमेंट है, और उस सिचुएशन में अगर मैं कॉलेज में काम कर रहा हूं एज ए लेक्चरर तो मुझे उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्शन है, क्योंकि आई एम एक्टिंग एज ए लेक्चरर। तो ऐसा ही कोई पब्लिक ऑफिसर अगर कोई काम करता है तो उसको डॉक्यूमेंट के जरिए प्रूव करने की जरूरत नहीं है, दैट इज एन एक्सेप्शन। सेकंड एक्सेप्शन है, देखिए, wills admitted to probate in India may be proved by the probate। तो will क्या होता है? will एग्जीक्यूट होती है by probate, कोर्ट probate पास करता है, तो will admitted to probate in India may be proved by probate। तो अगर admitted to probate है तो उसका probate से ही वो will प्रूव हो जाएगी, will को अलग से प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दैट इज एक्सेप्शन सेकंड। अब एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 91 को। अब एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, फर्स्ट, this section applies equally to cases in which the contract, grants or disposition of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one। अगर एक डॉक्यूमेंट में भी अगर कोई बना है, फॉर एग्जांपल कोई केस, या दो डॉक्यूमेंट है तो दोनों डॉक्यूमेंट को भी ये सेक्शन उसी तरीके से एप्लीकेबल होगा, मतलब दोनों डॉक्यूमेंट को प्रूव करना पड़ेगा पार्ट में अगर बनता है। एक्सप्लेनेशन सेकंड है, where there are more original than one original only need be proved।
कि अगर एक से ज्यादा ओरिजिनल कॉपीज है किसी डॉक्यूमेंट के तो सिर्फ एक ही ओरिजिनल को प्रूव करने की जरूरत पड़ेगी। थर्ड एक्सप्लेनेशन इज देयर, द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट व्हाटएवर ऑफ अ फैक्ट other than the fact referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact. The statement in any document whatever of a fact other than the fact referred to in this section shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact. जो कोई भी स्टेटमेंट है इन एनी डॉक्यूमेंट वॉट एवर, कोई भी डॉक्यूमेंट रहने दो, ऑफ अ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर टू इन दिस सेक्शन, ये जो सेक्शन में फैक्ट रेफर करे वाले उससे अलग भी अगर होता है तो शैल नॉट प्रीक्लूड, ये भी बचेगा नहीं, द एडमिशन ऑफ ओरल एविडेंस एज टू द सेम फैक्ट, तो उस फैक्ट का ओरल एडमिशन से वो भी नहीं बचेगा। दैट इज एन एक्सप्लेनेशन थर्ड। अब देखिए सेक्शन 95 डील्स विथ एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। सेक्शन 95 क्या कहता है? एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस ऑफ ओरल एग्रीमेंट। When the terms of any such contract, grant or other disposition of property or any matter required by law to be reduced to the form of a document have been proved according to the last section, अगर किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को अगर या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी रहने दो या कॉन्ट्रैक्ट रहने दो, उसको अगर पिछले सेक्शन 94 के हिसाब से अगर वो प्रूव हो चुका है, हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू द लास्ट सेक्शन, वो सेक्शन लास्ट सेक्शन के हिसाब से प्रूव हो चुका है, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted as between the parties to any such instrument or other representative in interest for the purpose of contradicting, varying, adding to or subtracting from its terms. तो ऑलरेडी वो अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो सेक्शन 94 के हिसाब से प्रूव हो चुका है, सेक्शन 94 के हिसाब से। अब ओरल एग्रीमेंट के जरिए हम उस डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते, उस डॉक्यूमेंट में कुछ ऐड नहीं कर सकते, उस डॉक्यूमेंट से हम कुछ डिलीट नहीं कर सकते, उस डॉक्यूमेंट से हम कुछ अलग नहीं कर सकते। एक बात ध्यान में रखिए, ऑलरेडी एडमिट हो चुका है सेक्शन 94 में, डॉक्यूमेंट पेश कर दिया गया है, तो ओरल एग्रीमेंट के जरिए हम ना तो डॉक्यूमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, ना तो ऐड कर सकते हैं, ना तो डिलीट कर सकते हैं उस डॉक्यूमेंट में से। प्रोवाइडेड दैट, अब प्रोविसो है देखिए, प्रोवाइडेड दैट एनी फैक्ट मे बी प्रूव्ड व्हिच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट और which would entitle any persons to any decree or order relating thereto, such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want of failure of consideration or mistake of in fact or law। देखिए, लेकिन ऐसे डॉक्यूमेंट को एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड, ऐसा फैक्ट जो उस डॉक्यूमेंट को ही इनवैलिडेट कर रहा है, डॉक्यूमेंट को जो इनवैलिड बना रहा है, वो डॉक्यूमेंट वो फैक्ट प्रूव किया जा सकता है, या ऐसा फैक्ट जो फ्रॉड है प्रूव हो रहा है कि वो डॉक्यूमेंट फ्रॉड से लिया गया है, वो डॉक्यूमेंट ही इलीगल है, वो डॉक्यूमेंट का जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो प्रॉपर एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, वो डॉक्यूमेंट जिस पार्टी ने एग्जीक्यूट किया है वो पार्टी कैपेबल नहीं थी, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज के बेस पे डॉक्यूमेंट को इनवैलिड किया जा सकता है, या जो कंसिडरेशन नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट है तो कंसिडरेशन नहीं था, हमको पता है कॉन्ट्रैक्ट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, या मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ पे, इस पर्टिकुलर पर्सन पे उस डॉक्यूमेंट को, ऐसे फैक्ट को हम प्रूव कर सकते हैं जिस फैक्ट से डॉक्यूमेंट क्या हो रहा है, इनवैलिड बन रहा है। इनवैलिड क्यों बनता है? क्योंकि एक तो फ्रॉड हो गया, या डॉक्यूमेंट इज इलीगल है, या डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, या डॉक्यूमेंट ऐसे पार्टीज के बीच में हुआ जो इनकैपेबल है, जो माइनर है फॉर एग्जांपल, या कंसिडरेशन ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट है, तो इस बेस पे वो डॉक्यूमेंट को हम इनवैलिडेट कर सकते हैं, भले ही वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 94 में प्रूव हो चुका हो। नेक्स्ट प्रोविसो है, provided further that the existence of any separate oral agreement as to any matter on which a document is silent and which is not inconsistent with its terms may be proved in considering whether or not this proviso applies. The court shall have regard to the degree of formality of the document। देखिए, एक आधा डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जहां पर एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट बना है और जिसको लेके डॉक्यूमेंट साइलेंट है और वो डॉक्यूमेंट से इनकंसिस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट तो है लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ साथ एक ओरल एग्रीमेंट भी बना है और डॉक्यूमेंट में उस ओरल एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, डॉक्यूमेंट साइलेंट है और एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है और जो ओरल एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट से कंसिस्टेंट है, मतलब मेल खा रहा है, तो उस ओरल एग्रीमेंट को प्रूव किया जा सकता है सेक्शन 95 में। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ओरल एग्रीमेंट constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property may be proved। अब क्या हो गया, एक सेपरेट ओरल एग्रीमेंट है कि जो डॉक्यूमेंट के
से इतना अटैच है कि वो ऑब्लिगेशन है उस डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने का, तो वो ओरल एग्रीमेंट को सेपरेटली प्रूव किया जा सकता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट the existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property may be proved except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of a document। तो अगर कोई subsequent oral agreement अगर है जो distinct है या डॉक्यूमेंट को रिसाइन कर रहा है, डॉक्यूमेंट को कैंसिल कर रहा है, डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर रहा है ना, मे बी प्रूव्ड, इसको प्रूव किया जा सकता है एक्सेप्ट इन केसेस, कौन से केसेस में नहीं किया जा सकता, इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग, कि अगर वो डॉक्यूमेंट लॉ के हिसाब से राइटिंग में जरूरी था। कौन सा डॉक्यूमेंट? वो जो डॉक्यूमेंट रिसाइन कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है, अगर वो लॉ के हिसाब से रिटर्न में होना जरूरी है तो उस सिचुएशन में ओरल एग्रीमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता है। अगर लॉ साइलेंट है, लॉ ये नहीं कहता है कि राइटिंग में होना जरूरी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एक आधा ओरल एग्रीमेंट है जो बाद में बनाया गया है, जो उस डॉक्यूमेंट को जो सेक्शन 94 में प्रूव हो चुका है, उस डॉक्यूमेंट को एक तो कैंसिल कर रहा है या उसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वो प्रूव हो सकता है। देखिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी यूसेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट्स नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली अनेक्स्ड टू कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन में बी प्रूव्ड। तो एक आधा कस्टम अगर फॉर एग्जांपल जनरली कॉन्ट्रैक्ट के साथ एनेक्स्चर बोल के यूज होता है, तो ऐसे कस्टम और ऐसे इसको ओरली प्रूव किया जा सकता है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अनेक्सिंग ऑफ सच इंसिडेंट वुड नॉट बी रिपुग्नेंट टू और इनकंसिस्टेंट विद द एक्सप्रेस टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वो जो अनेक्सिंग पार्ट है, जो कस्टम है या यूसेज है, वो उस डॉक्यूमेंट के एक्सप्रेस टर्म्स के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी फैक्ट में बी प्रूव्ड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू एग्जिस्टिंग फैक्ट। तो ये भी है, फैक्ट में भी प्रूव्ड कि जो लैंग्वेज यूज करे वाली है वो कौन से एग्जिस्टिंग फैक्ट्स को मेल खाती है, किस मैनर में बनाई गई है, ये भी प्रूव हो सकता है। अब देखिए एग्जाम्पल है सेक्शन 95 से रिलेटेड। जॉन एग्रीज एब्सोल्युटली इन राइटिंग टू पे पीटर ₹1000 ऑन द 1 मार्च 1873। तो ये एग्रीमेंट है दोनों के बीच में, राइटिंग में एग्रीमेंट है कि जॉन ये कह रहा है कि पीटर को मैं 1 मार्च 1873 को 1000 रुपये दूंगा। ठीक है। The fact that at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the 31st March cannot be proved। और उसके साथ साथ पीटर ऐसा एग्रीमेंट लेकर आ रहा है, ओरल एग्रीमेंट, जो ओरल एग्रीमेंट में ऐसा कह रहा है कि 31 मार्च तक पैसे देने की बात हुई है। बात ध्यान में रखिए कि डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है कि 1 मार्च तक पैसे देना पड़ेगा और ओरल एग्रीमेंट क्या कह रहा है 31 मार्च तक। हमने ये देखा कि अगर डॉक्यूमेंट कुछ कह रहा है तो ओरल एग्रीमेंट जो इनकंसिस्टेंट है, ओरल एग्रीमेंट प्रूव नहीं हो सकता है, तो यहां पर ओरल एग्रीमेंट प्रूव नहीं किया जा सकता है। देखिए और एक एग्जांपल है, जॉन एंटर्स इनटू अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद पीटर टू वर्क सर्टेन माइंस द प्रॉपर्टी ऑफ पीटर अपॉन सर्टेन टर्म्स। जॉन ने पीटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और उसने ये कहा कि द प्रॉपर्टी ऑफ पीटर अपॉन अ सर्टेन टर्म्स, कि जो माइंस है, जो पीटर की प्रॉपर्टी है, वो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन पे दोनों के बीच में एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जॉन और पीटर के बीच में। जॉन वाज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पीटर एज टू देयर वैल्यू, दिस फैक्ट मे बी प्रूव्ड। जॉन वाज इंड्यूस्ड टू डू सो बाय अ मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ पीटर, लेकिन पीटर ने मिसरिप्रेजेंट करके जॉन को फंसाया इस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये जो मिसरिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो जो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट है पहला, वो मिसरिप्रेजेंटेशन उस रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर रहा है, इनवैलिड कर रहा है, वॉइड कर रहा है। तो दैट मे बी प्रूव्ड कि पीटर ये प्रूव कर सकता है कि जॉन ने जो किया, जॉन ये प्रूव कर सकता है कि पीटर ने मिसरिप्रेजेंटेशन के चलते मुझे फंसाया है। दैट मे बी प्रूव्ड। अब सेक्शन 96 से देखिए व्हाट सेक्शन 96 स्पीक्स। एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू एक्सप्लेन और अमेंड एम्बिगियस डॉक्यूमेंट। When the language used in a document is on its face ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects. So whenever the language of the document itself is a defective and ambiguous, then no evidence can be given to
to elaborate that particular defect, to mention the meaning of that particular defect. तो अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज अगर एम्बिगियस है, डिफेक्टिव है, तो एविडेंस मे नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट्स व्हिच वुड शो इट्स मीनिंग और सप्लाई इट्स डिफेक्ट्स। तो कोई भी एविडेंस हम ओरली ये नहीं दे सकते कि नहीं मेरा मतलब ये था। अगर लैंग्वेज अगर एम्बिगियस है तो उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। देखिए एग्जांपल है, राम एग्रीज इन राइटिंग टू सेल अ हॉर्स ऑफ शाम ₹10,000 और ₹1,500, अब सॉरी 1,000 and 1,500। तो राम ने शाम से कहा कि मैं मेरा घोड़ा बेचना चाहता हूं और घोड़े की कीमत है 1000 और 1500। अब यहां पर क्या है, 1000 या 1500 दोनों में से क्या? एविडेंस कैन नॉट बी गिवन टू शो विच प्राइस वाज टू बी गिवन। अब एविडेंस नहीं दे सकते कि 1000 या 1500। मेरा बोलने का मतलब क्या था, ये वहां पर एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता क्योंकि लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ इज एम्बिगियस वन। तो कोई भी ओरल एविडेंस के जरिए हम उसको क्लियर नहीं कर सकते। सेक्शन 96 देखिए, अ डीड कंटेन्स ब्लैंक्स, अ डीड कंटेन्स ब्लैंक, डीड ब्लैंक है। एविडेंस कैन नॉट बी गिवन ऑफ फैक्ट व्हिच वुड शो हाउ दे वेयर मीन टू बी फिल्ड। एक आधी डीड ब्लैंक है, अब उसको कैसा भरना चाहिए था ये एविडेंस के जरिए तो हम प्रूव नहीं कर सकते। डीड ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रहेगी, हम ये नहीं कह सकते नहीं डीड में नाम ए वर्सेस बी है, लाइक दैट वी कैन नॉट एक्सप्लेन। सेक्शन 96 बोलता है कि अगर डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज एम्बिगियस है, डिफेक्टिव है, तो उसको ओरल एविडेंस के जरिए क्लियर नहीं कर सकते। सेक्शन 97 exclusion of evidence against application of document to existing fact. When language used in a document is plain in itself and when it applies accurately in existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such a fact. So the document's language itself is a very plain and it is applicable to the existing fact also. Then no evidence can be given to show that it was not meant to apply to such a fact. तो document की language भी क्लियर है, एग्जिस्टिंग फैक्ट से मेल भी खा रही है, तो अब कोई भी एविडेंस दे के हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं 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 ये ऐसा नहीं बल्कि ऐसा था। नॉट एट ऑल, बिकॉज डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्लियर है, एग्जिस्टिंग फैक्ट से मेल खा रही है, तो कोई भी एविडेंस के जरिए हम ये नहीं प्रूव कर सकते कि मेरा मतलब ये था या वो था। देखिए एग्जांपल है, जॉन सेल्स टू पीटर बाय डीड माय एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास। जॉन ने पीटर को अपनी प्रॉपर्टी जो रामपुर की 100 बीघास वो उसने बाय डीड उसको सेल किया, बेचा। जॉन हैज एन एस्टेट एट रामपुर कंटेनिंग 100 बीघास। जॉन की रामपुर में 100 बीघास जमीन भी थी। अब यहां पर एविडेंस में नॉट बी गिवन ऑफ द फैक्ट दैट द एस्टेट मीट टू बी सोल्ड वाज वन सिचुएटेड एट अ डिफरेंट प्लेस एंड ऑफ अ डिफरेंट साइज। अब जॉन ये नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मेरा मतलब रामपुर की जगह नहीं थी बल्कि लखनऊ की जगह थी, 100 बीघास नहीं थी बल्कि 90 बीघास थी। बिल्कुल नहीं बोल सकता क्योंकि लैंग्वेज जो डॉक्यूमेंट की थी वो क्लियर थी। जॉन ने पीटर को बेचा प्रॉपर्टी कौन सी, जो रामपुर में और 100 बीघास है, और जॉन की रामपुर में 100 बीघास जमीन भी थी। तो अब जॉन ये नहीं बोल सकता कि नहीं मेरा मतलब ये नहीं था बल्कि वो था। एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देखिए नेक्स्ट सेक्शन इज दैट evidence has to document unmeaning in reference to existing fact. When language used in a document is a plain in itself, but it is unmeaning in reference to the existing fact, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense. So whenever the language of the document is very clear, very plain, but it is unmeaning in reference to the existing fact, but it is inconsistent to the existing fact, then under such circumstances evidence may be given to explain that what does it means. So अगर फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज प्लेन है लेकिन जो एग्जिस्टिंग फैक्ट है वो कुछ अलग बता रहे हैं, तो उस सिचुएशन में एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है ओरल एग्रीमेंट के जरिए कि मेरा मतलब ये था। एग्जाम्पल के तौर पे, राम सेल्स टू श्याम बाय डीड माय हाउस इन कैलकाटा। राम ने श्याम को सेल किया हाउस, कहां पर, कैलकाटा में। उसने बोला कि मेरा जो कैलकाटा का घर है वो मैं तुम्हें बेच रहा हूं। अब देखिए, राम हैड नो हाउस इन कैलकाटा, राम का कैलकाटा में हाउस घर नहीं था, बट इट अपीयर्स दैट ही हैड अ हाउस एट हावड़ा एट विच श्याम हैड बीन इन पोजीशन सिंस द एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। लेकिन राम का घर कलकत्ता में नहीं था बल्कि हावड़ा में था, और जिस दिन वो प्रॉपर्टी बेचा उसने, उस दिन से शाम को हावड़ा के प्रॉपर्टी का पोजीशन भी दे दिया था उसने। अब यहां पर क्या होगा, अंडर सच सर्कमस्टांसेस दिस फैक्ट में बी प्रूव टू शो दैट द डीड रिलेटेड टू द हाउस ऑफ हावड़ा। अब यहां पर बोल सकते कि नहीं, भले ही मेरा कैलकाटा में घर नहीं है, मेरा घर हावड़ा में है और वही बेचा है मैंने शाम को, और मैंने शाम को पोजीशन भी दे दिया। ओरल एग्रीमेंट के जरिए ये एक्सप्लेन किया जा सकता है क्योंकि लैंग्वेज प्लेन है,
लेकिन जो कलकत्ता का घर, कलकत्ता में तो घर है ही नहीं उसका, बट हावड़ा में था, तो हावड़ा में घर है, ये क्लियर किया जा सकता है। सेक्शन 99, एविडेंस एज टू एप्लीकेशन ऑफ लैंग्वेज विच कैन अप्लाई टू ओनली वन ऑफ सेवरल पर्सन व्हेन द फैक्ट आर सच that the language used might have been mean to apply to anyone and could not have been mean to apply to more than one of several person or things. Evidence may be given of fact which shows which of those person or thing it was intended to apply to. तो एखादा फॉर एग्जाम्पल एखादे डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज ऐसी है कि जो एक पर्सन को एक पर्सन की तरफ इशारा कर रही है, एक पर्सन को अप्लाई कर रही है, बाकी के पर्सन को नहीं है। तो उस सिचुएशन में किस पर्सन को वो अप्लाई कर रही है, इसके लिए ओरल एविडेंस दिया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे, जॉन एग्रीज टू सेल टू पीटर फॉर ₹1000 माई व्हाइट हॉर्स। अब बात ध्यान में रखिए, जॉन ने क्या कहा, पीटर को यह कहा कि जो मेरा सफेद घोड़ा है मैं तुमको ₹1000 में बेच रहा हूं। अब जॉन हैज 2 व्हाइट हॉर्सेस, अब जॉन के पास 2 व्हाइट हॉर्सेस है। इस सिचुएशन में क्या होगा, कौन सा व्हाइट हॉर्स बेचना है ये तो क्लियर किया जा सकता है ना। एविडेंस में बी गिवन अ फैक्ट व्हिच शोज व्हिच ऑफ देम वाज मीन्ड। अब एविडेंस दे सकता है वो कि जो व्हाइट घोड़े मेरे पास तो 2 है और मैं व्हाइट घोड़ा तुमको ₹1000 में बेच रहा था, तो जॉन क्या कह सकता है, जॉन ये बोल सकता है कि मेरा ये वाला व्हाइट घोड़ा मैं आपको बेच रहा हूं। ये ओरल एग्रीमेंट के जरिए प्रूफ किया जा सकता है, ओरल एविडेंस के जरिए प्रूफ किया जा सकता है। सेक्शन 100, evidence as to application of language to one of 2 sets of facts to neither of which the whole correctly applies. देखिए, when the language used applies partly to one set of existing fact and partly to another set of existing fact, but the whole of it does not apply correctly to either. तो अब क्या हो रहा है कि जो लैंग्वेज डॉक्यूमेंट में यूज करे वाली है वो पार्टली एक फैक्ट को अप्लाई हो रही है और पार्टली दूसरे फैक्ट को अप्लाई हो रही है और पूरी कोई भी फैक्ट को अप्लाई नहीं हो रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एविडेंस में बी गिवन टू शो टू विच ऑफ द 2 इट वाज मीन टू अप्लाई। अब एविडेंस, ओरल एविडेंस दे सकते हैं कि दोनों में से किसकी बात हो रही है, किस फैक्ट की बात हो रही है, इससे रिलेटेड। देखिए एग्जांपल है, जॉन एग्रीज टू सेल टू पीटर माई लैंड एट मुंबई इन द ऑक्यूपेशन ऑफ माइकल। जॉन ने क्या बोला पीटर को कि मैं तुमको वो मेरी मुंबई की वो प्रॉपर्टी बेच रहा हूं जिसका पोजीशन माइकल के पास है। ठीक है, जॉन हैज लैंड एट मुंबई, जॉन के पास मुंबई में जमीन तो है बट नॉट इन द ऑक्यूपेशन ऑफ माइकल। लेकिन जो मुंबई की जमीन है वो माइकल के पोजीशन में नहीं है, माइकल के ऑक्यूपेशन में नहीं है। मतलब क्या हो रहा कि जॉन ने पहले क्या बोला कि मेरी जो मुंबई की माइकल के पोजीशन में प्रॉपर्टी है मैं वो तुमको बेच रहा हूं। अब जॉन की मुंबई में प्रॉपर्टी तो है, ये एग्जिस्टिंग फैक्ट को अप्लाई कर रहा, लेकिन माइकल का पोजीशन नहीं है। जॉन हैज लैंड इन द ऑक्यूपेशन ऑफ माइकल बट इट इज नॉट एट मुंबई। लेकिन एक प्रॉपर्टी माइकल के पोजीशन में है लेकिन वो मुंबई में नहीं है। मतलब पार्टली एक फैक्ट को अप्लाई हो रहा है, पार्टली दूसरे फैक्ट को अप्लाई हो रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, एविडेंस में बी गिवन अ फैक्ट शोइंग विच ही मीन टू सेल। अब वो एविडेंस बोल सकता है नहीं मैं मुंबई की प्रॉपर्टी की ही बात कर रहा हूं, या वो ये बोल सकता है नहीं मैं जो माइकल के पोजीशन में प्रॉपर्टी है उसकी बात कर रहा हूं। लाइक दैट ओरल एविडेंस के जरिए प्रूव किया जा सकता है। सेक्शन 101, एविडेंस एज टू मीनिंग ऑफ एलिजिबल कैरेक्टर। Evidence may be given to show the meaning of eligible or not commonly intelligible character of foreign, obsolete, technical, local or provincial expression of abbreviation and of words used in a peculiar sense. ऐसे कोई कि जो कॉमन वर्ड नहीं है, जो अब्रीविएशन है या एक्सप्रेशन है, उससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जॉन अ स्कल्पचर एग्रीज टू सेल टू पीटर ऑल माई मोड्स। जॉन स्कल्पचर था, उसने जितने उसके मोड्स है, जो वो स्कल्पचर बनाता था उसको बनाने के लिए जो टूल्स होते हैं मोड्स, उसने ये कहा कि मैं सारे आपको बेचता हूं पीटर को। जॉन हैज बोथ मॉडल्स एंड मॉडलिंग टूल्स। जॉन के पास दोनों थे, मॉडल्स भी थे और मॉडलिंग टूल्स भी थे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एविडेंस में बी गिवन टू शो विच ही मीन टू सेल। अब उसको एविडेंस दे सकता है कि मैं सिर्फ मॉडल्स की बात कर रहा था या सिर्फ मॉडलिंग टूल्स की बात कर रहा था, दोनों है उसके पास। तो उसने तो सिर्फ क्या बोला, मेरे मॉड्स बेचना चाह रहा हूं मैं। अब ये जो मॉड्स है ये मॉडल्स का क्या है, शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, मॉडलिंग टूल्स का भी शॉर्ट फॉर्म हो सकता है, एब्रिविएशन हो सकता है। तो उसने तो सिर्फ मॉड्स बोला, ऑल माय मॉड्स। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, क्या वो बोल सकता है नहीं मैं सिर्फ आपको मॉडल्स बेचने की बात कर रहा था, या वो ये बोल सकता है कि नहीं मॉडलिंग टूल्स की बात कर रहा था। वो एविडेंस
दे सकता है उससे रिलेटेड। सेक्शन 102, who may give evidence of agreement varying terms of a document, person who are not parties to a document or their representative in interest may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document, कि जो डॉक्यूमेंट के टर्म्स को वेराई कर रहा है उससे रिलेटेड एविडेंस दिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जॉन एंड पीटर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग दैट पीटर शैल सेल जॉन सर्टेन कॉटन टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी। जॉन और पीटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ राइटिंग में, जिसमें पीटर ने कहा कि मैं जॉन को सेल करूंगा कुछ कॉटन टू बी पेड फॉर ऑन डिलीवरी, कि जो डिलीवर होने के बाद उसका पेमेंट दिया जाएगा। एट द सेम टाइम दे मेक एन ओरल एग्रीमेंट दैट देयर 3 months क्रेडिट शैल बी गिवन टू जॉन। उसके साथ साथ उन्होंने एक ओरल एग्रीमेंट भी बनाया कि जॉन को 3 महीने का क्रेडिट मिलेगा उसको प्रॉपर्टी का। देखिए, एक क्या बोल रहा है कि जैसा डिलीवर हो गया कि उसको पैसे देना पड़ेगा, और दूसरा ओरल एग्रीमेंट क्या बोल रहा है कि उसको 3 महीने की क्रेडिट मिलेगी। दिस कुड नॉट बी शोन एज बिटवीन जॉन एंड पीटर, बट इट माइट बी शोन बाय माइकल इफ इट अफेक्टेड हिज इंटरेस्ट। तो ये पीटर और जॉन के बीच में शो नहीं कर सकते, लेकिन ये माइकल क्या कर सकता है, शो कर सकता है। अगर वो माइकल का इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहा होगा उस ओरल एग्रीमेंट के जरिए, तो वो प्रूव कर सकता है उस ओरल एग्रीमेंट को माइकल। 103, सेविंग ऑफ प्रोविजन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट रिलेटिंग टू विल्स। Nothing in this chapter content shall be taken to effect any of the provisions of the Indian Succession Act as to the construction of wills। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ विल्स से रिलेटेड इसका कोई भी चैप्टर का कोई भी प्रोविजन उसको अफेक्ट नहीं करेगा सेक्शन 103 को। तो ये था एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।